Hi everyone, so in this video we are going to cover a novel जिससे लिखा है हमारी मैरी एन इवेंस ने अपने ज़्यूडोनेम से पब्लिश करवाया था। नाम था नॉवल का मिडिल मार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ पब्लिश्ड इन द ईयर 1871। इन्होंने ज़्यूडोनेम यूज़ किया था, पेन नेम यूज़ किया था जॉर्ज एलियट का, ताकि इनके वर्क्स को प्रेज मिल सके। एक मेल नेम इन्होंने यूज़ किया था। ओके, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लें। तो जॉर्ज एलियट उन्होंने मेल नेम यूज़ किया था। नाम था उनका मैरी एन इवेन। विमेन थी, विक्टोरियन टाइम पीरियड पे लिख रही थी, तो हमें पता है कि विक्टोरियन टाइम पीरियड पे विमेन वर नॉट सपोज टू राइट, इसीलिए उन्होंने पेन नेम यूज़ किया था। इन्होंने टोटल 7 नॉवेल्स लिखी हैं और ये आपके पेपर में भी आया हुआ था एक बार एक क्वेश्चन कि इन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं। यहाँ पर एल आएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको याद रहे कि इन्होंने 7 नॉवेल्स लिखी हैं। इन्होंने एक लिटरेरी वर्क भी लिखा था जिसका नाम था सिली नॉवेल्स बाय सिली नॉवेलिस्ट, जिसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं विक्टोरियन एरा की जो विमेन राइटर्स हैं उनको कि हाउ दे वर राइटिंग अबाउट ओनली द रोमांटिसाइज्ड नेचर ऑफ मैरिज, कि विमेन का सिर्फ एक ही मुद्दा है शादी कर लो, और एक रोमांटिसाइज जिस तरीके से करते हैं शादी को वो उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं इसमें। और इनकी नॉवेल्स हैं एडम बेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुनी भी होगी। मिल ऑन द फ्लॉस आपने पढ़ी होगी, मे बी कॉलेज में या फिर मास्टर्स में पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी समरी एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। सिलास मैरनर है हमारी, रोमोला है, फेलिक्स हॉल्ट है, मिडिल मार्च एंड डैनियल डेरोंडा, ये इनके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है एक इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल। नॉवल का पूरा नाम है मिडिल मार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ पब्लिश्ड इन द ईयर 1871। जॉनरा की बात करें, इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियलिज्म, जो कि सोसाइटी को शो करती है, एंड हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल इसलिए बिकॉज इसकी जो सेटिंग है वो 1-2 साल पहले की रखी गई थी जब ये पब्लिश हुई थी, उससे कुछ सालों पहले की रखी गई थी। प्लस इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐड कर रखे हैं, वो कौन से वो मैं आपको बताऊंगी अगले स्लाइड में। नेक्स्ट बात करें तो पीरियड कौन सा था, विक्टोरियन पीरियड था। विक्टोरियन पीरियड में आप देखोगे कि बहुत चीज़ें बढ़ रही थी, बुर्जुआसी क्लास भी पीक पे थी, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था, प्लस हमारी हम देखते रेलवेज आ चुकी थी उस टाइम पे आ रही थी, वो सारी सेटिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। सेटिंग है हमारी मिडिल मार्च की। मिडिल मार्च एक फिक्शनल टाउन है इंग्लैंड के अंदर में। टाइम पीरियड रखा गया है नॉवल का 1829 एंड 32। ऑलराइट, बैकग्राउंड जैसे कि मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है, तो बैकग्राउंड में क्या है कि रिफॉर्म एक्ट की बात हो रखी है नॉवल के अंदर, और ये उस टाइम पे चल भी रहा था। ये रिफॉर्म एक्ट क्या था, 1832 वाला। इसमें जो वोटर्स की जो राइट थे, वोटिंग राइट पहले सबको नहीं थे, तो इसकी बात हो रखी है, जिसमें था कि बहुत से लोगों को, मतलब मिडिल क्लास को भी ऐड कर लिया जाए। वर्किंग क्लास हालांकि उस टाइम पे ऐड नहीं हुई थी वोटर्स की लिस्ट में। वुमेन को तो ऑलरेडी राइट नहीं था, 1818 में 1918 में आके उनको मिलता है। कैथोलिक रिलीफ मूवमेंट जहाँ पे था, जो कैथोलिक्स थे उनको भी पार्लियामेंट के मेंबर्स बनने के लिए अलाउ कर दिया गया था। रेलवेज़ यहाँ पे हम देखेंगे नॉवल में कि रेलवेज़ जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं बनना, उनकी पटरियाँ बननी शुरू हो गई हैं। प्लस इसमें हम देखेंगे साइंस एंड मेडिसिन का किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि विक्टोरियन एरा की बात करें, विक्टोरियन एरा में आपने देखा था कि 1859 में द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो क्या करती है, पूरे विक्टोरियन टाइम पीरियड को हिला के रख देती है, क्योंकि वो बात करती है साइंस की। तो कहाँ एक रिलीजन की बात हो रही थी, सडनली साइंस आगे डेवलपमेंट हो रहा था, तो मेडिसिन आ चुकी थी, तो उसका इन्फ्लुएंस आपको इस नॉवल में देखने को मिलेगा। तो अब ये रहा आपके पास, मैंने सामने लगा दिया है चार्ट बनाने की, मैंने ट्राई किया था ताकि नॉवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि आप कैरेक्टर में ही मिक्स हो जाओगे या फिर आप स्टोरी को खो दोगे अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को 2 बार देखना ताकि आपको स्टोरी सही से समझ में आए, कौन किससे रिलेटेड है। प्लस इस मैप को अपने माइंड में बिठा लेना ताकि जब भी कोई मैं कैरेक्टर बोलूँ तो आपको पता रहे वो कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं नॉवल को। नॉवल स्टार्ट होती है हमारी डोरोथी से। डोरोथी ब्रूक जो है, यहाँ पे हम देखिए जो डोरोथिया है, डोरोथी ब्रूक, यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होगी। अब स्टार्टिंग में ही पता चलता है कि जो डोरोथिया है ये हाईली इंटेलिजेंट है, रिलीजियस वुमेन है, जो कि एक अच्छी फैमिली से आती है। इसी की एक सिस्टर है जिसका नाम है सीलिया ब्रूक, ठीक है, ये दोनों सिस्टर्स हैं। इन दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो ये अपने अंकल के साथ रहती हैं दोनों। अब हमें आगे पता चलता है जो उनके अंकल है वो अनमैरिड है, और आगे ही पता चलता है कि यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का नाम है एडवर्ड कैसेबॉन। अब एडवर्ड कैसेबॉन जो है वो 45 ईयर्स का बैचलर है, थियोलॉजिकल स्कॉलर है। थियोलॉजिकल मतलब जो रिलीजियस चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, इनकी जो स्टडी का मोटिव है या फिर जो टॉपिक होता है वो रिलीजियस होता है। तो ये 45 ईयर्स के हैं, एक बैचलर हैं, थियोलॉजी के स्कॉलर हैं, ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनका एक एम्बिशन भी है और ये रिलीजियस हिस्ट्री लिख रहे हैं एक तरीके से, जिसका नाम है द की ऑफ ऑल माइथोलॉजीज़। ये तो मतलब पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ाई लिखाई वाला बंदा है। तो यहाँ से देखो कि जो हमारी जो डोरोथी थी ये भी एक इंटेलिजेंट विमेन बताया था मैंने स्टार्टिंग में, एक इंटेलिजेंट लड़की है। उसका रिलीजियस चीज़ों में भी उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कैज़ोबॉन भी रिलीजियस चीज़ों में उसकी स्टडी कर रहा है। आगे हमें पता चलता है कि जो डोरोथी है ये यहाँ पे कुछ कॉटेज के बारे में भी
देखती है, उनका आर्किटेक्चर देखती है। कॉटेज इसलिए क्योंकि मैंने बोला कि उस टाइम पे रिफॉर्म भी चल रहे थे, विक्टोरियन सोसाइटी का भी रिफ्लेक्ट आप देखोगे, इसमें रिफ्लेक्शन देखोगे, तो उस चीज़ों को यहाँ पे शो कर रखा है। आगे स्टोरी में हमें पता चलेगा कि एक एक डिनर पार्टी एक तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, और उसमें हम देखते हैं कि जो कैज़ोबॉन है, कैज़ोबॉन ये इससे डोरोथी से मिलता है। डोरोथी इसे कहीं ना कहीं एडमायर करती है, और डोरोथी को ऐसा लगता है कि कैज़ोबॉन कैसा है, वो उसे बोलती है कि वो बिल्कुल जॉन लॉक की तरह है। ठीक है, जॉन लॉक अगर आपको याद है तो जिन्होंने लिखी थी टैबुला रासा की थ्योरी दी है, उसकी तरह। और ये फैंटेसाइज करती है कि कैसे वो उसे प्रपोज करेगा, कैसे वो उससे शादी कर लेगी, और उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन है कि वो पढ़ना चाहती है, ये सब है वो फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि कैज़ोबॉन जो है वो पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो उसे भी हेल्प करेगी, उसे उसके वर्क को कंप्लीट करने में करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पे जो जेम्स है, सीलिया अभी हालांकि इनकी शादी नहीं हुई है, तो ये जो जेम्स है पहले इसने डोरोथी को प्रपोज किया था, पर डोरोथी ने मना कर दिया था। तो जेम्स इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि ये जो डोरोथी है वो एडवर्ड कैज़ोबॉन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि उसकी एज भी 45 ईयर्स की। आप उसकी एज देखो, दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, बाद में आगे चल के हम देखेंगे। अब जो मिस्टर ब्रूक है, जो इनके अंकल थे, मैंने कहा था कि ये दोनों लड़कियां अपने अंकल के साथ रहती हैं, तो उनके जो अंकल हैं उन्हें भी ये शादी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इंटरेस्टेड नहीं है इन दोनों के मैच में। बट स्टिल एक बार क्या होता है, कैज़ोबॉन जो है वो उसे एक लेटर लिखता है और प्रपोज करता है लेटर के थ्रू, और डोरोथी इतनी खुश होती है कि वो लेटर को देख के रोने लगती है, वो अपने फर्श पे बैठ के रोने लगती है। और बाद में पता चलता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि किसी को ज़्यादा पसंद नहीं होता कि इन दोनों की शादियाँ हों, फिर भी इन दोनों की शादी यहाँ पे हो जाती है। तो एक कैरेक्टर हमारा जो है, एक कपल यहाँ पे हमारा बन चुका है, कैज़ोबॉन का और डोरोथी का। ठीक है, अब हम देखते हैं, थोड़ी सी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें पता चलता है कि ये दोनों विजिट करते हैं एक बार कैज़ोबॉन के घर पे। वहाँ पे इनका एक कज़न होता है जिसका नाम है विल लैडिस्लॉ। ठीक है, ये एक पेंटर है, पेंटिंग भी करता है, स्केचेस बनाता है, स्केच बुक बनाता है। तो इतनी सी कहानी होती है। आगे हमें पता चलेगा, एक और कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, और पता चलेगा कि वो जो डिनर पार्टी थी उसमें कौन कौन आया है। उसमें बहुत से लोग आए हैं, जैसे कि उसमें लिडगेट आए हैं। लिडगेट कौन है? मिडिल मार्च जो जगह है वहाँ पे अभी अभी आए हैं, रिसेंट में आए हैं। ये एक डॉक्टर है पेशे से, ये यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कौन आया है? फ्रेड भी है उस डिनर पार्टी में। फ्रेड कौन है? फ्रेड एक आप बोल सकते हैं कि वो कोई काम धंधा नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता, उसने अपनी एजुकेशन में भी कुछ किया नहीं है, कॉलेज का एग्जाम फेल कर दिया है, प्लस उसके पास बहुत ज़्यादा डेट हो चुका है, उसने बहुत ज़्यादा पैसे उधार ले रखे हैं। इसका ऐसा ही काम है, इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, जॉब ये करना नहीं चाहता है। इतनी सी कहानी है। तो ये भी यहाँ पे आया, ये सारे लोग यहाँ पे आए होते हैं। प्लस यहाँ पे आई होती है मैरी गर्थ। मैरी गर्थ कौन है? मैंने बोला ना, ये जो फ्रेड है जिसका पढ़ाई में काम में किसी मन नहीं लगता है, तो उसी का एक नोन टू पर्सन है कैलेब गर्थ, ये उनकी डॉटर है। और फ्रेड को लगता है, वो सोचता है कि वो मैरी से एक बार मतलब लास्ट में जाके शादी कर लेगा। वो होगी या नहीं होगी वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। इतनी कहानी बढ़ती है। अब हमें पता चलता है कि जो फ्रेड है, फ्रेड के एक रिलेटिव हैं। ठीक है, एक रिलेटिव हैं जिनका नाम है फेदरस्टोन। तो ये फेदरस्टोन ना बिल्कुल अकेले रहते हैं, इनका कोई ऐसे दिखा रखा है कि कोई चाइल्ड वगैरह नहीं है, ये अकेले रह रहे होते हैं। और सबको ऐसा लगता है कि इनकी प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, इनकी प्रॉपर्टी उस पर्सन को मिल जाए, तो ऐसा सब करते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये फेदरस्टोन जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, और सारे रिलेटिव इनसे मिलने आते हैं ये सोच के कि वो अपनी विल में जाते जाते उनका नाम लिख देंगे। और फ्रेड को लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो तो उसी को मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ एक उनका रिलेटिव है जो उनके करीब है, बाकी तो इतने करीब है भी नहीं। तो फ्रेड इस बात पे बहुत खुश रहता है, वो अच्छे से पैसे खर्च करता है, बहुत ज़्यादा उधार लेता है, डेट उसके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो कुछ भी नहीं सोचता, क्योंकि उसे ये लगता है कि नहीं, सारा पैसा तो मेरे को ही मिलने वाला, जितनी भी विल होगी वो तो मुझे ही मिलेगी। लेकिन लास्ट में होता ऐसा है कि जो फेदरस्टोन है मरते मरते ही अपनी एक विल दे के जाते हैं, और उस विल में लिखा होता है कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो किसी और को नहीं बल्कि मिलेगी जोशुआ रिग को। और जोशुआ रिग कौन है? वो उनका एक इलेजिटिमेट सन है। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत शॉकिंग है, क्योंकि पूरे मिडिल मार्च में किसी ने भी जोशुआ को कभी देखा नहीं होता है, क्योंकि वो एक इलेजिटिमेट सन है, किसी को पता भी नहीं होता कि इनका एक सन भी है। तो अब मतलब फ्रेड के पास तो कोई भी पैसा नहीं आया, उसको तो कोई भी पैसा नहीं मिला। तो अब ये बहुत ज़्यादा उदास है, इसके पास डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उधार इसने बहुत ज़्यादा ले लिया था। अब जब इसने इतने सारे पैसे उधार लिए थे ना, तब एक कैलिब गर्थ है, ये जो पर्सन है कैलिब गर्थ, ये इनके एक तरीके से को साइन करते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे पैसे लेते हो तो कोई ना कोई पर्सन आपके पास जाता है और लिखता है कि हाँ ठीक है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो पैसे पे नहीं करेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो कैलिब भी उसमें एक साइन करता है, और बाद में पता चलता है कि जब फ्रेड पैसे नहीं दे रहा है तो कैलिब को ही वो पैसे बाद में पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, और हमें पता चलता है कि फ्रेड जो है वो मैरी को पसंद करता है, लेकिन मैरी फिलहाल उससे शादी नहीं कर रही है। अब इसी टाइम पे एक और स्टोरी आगे बढ़ती है, वो है लिडगेट की।
मैंने आपको बताया था ना, ये मिडिल मार्च में एक डॉक्टर आए हैं। अब यहाँ से मैंने आपको बोला था कि जो नॉवल है वो मेडिसिन को दिखाएगी, किस तरीके से मेडिसिन इंट्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो लिटगेट है ये न्यू रिफॉर्म लेके आए हैं मेडिसिन की, इन्होंने नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर करी हैं, नई चीज़ों पे वो स्टडी कर रहे हैं। मिडिल मार्च के बहुत से लोगों ने पसंद करते हैं, बहुत से लोगों ने पसंद नहीं करते हैं। जो उनके मिडिल मार्च में और भी डॉक्टर्स थे वो जेलस हैं, क्योंकि लिटगेट जो है वो हाईली एजुकेटेड है, प्लस उसके पास नए नए तरीके हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए। अब इसी टाइम पे जब यहाँ पे आता है तो ये जो फ्रेड था ना, जिसे कोई काम नहीं करना, जिसको सिर्फ लग रहा था कि मुझको पैसे मिल जाएंगे, उसकी सिस्टर है रोजामंड, ठीक है। और वो रोजामंड जो है वो लिटगेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। दोनों के बीच में हालांकि कोई रिलेशन बनता नहीं है, क्योंकि लिटगेट काफ़ी ज़्यादा रैशनल दिखा रखा है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता कि जो फीमेल है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है या नहीं करना है, तो वो बहुत ही न्यूट्रल रहता है, बहुत ही स्केप्टिक रहता है इस मामले में। लेकिन बाद में रोजामंड को प्रपोज करता है, दोनों की शादी हो जाती है। अब जो रोजामंड है ये बहुत ही ज़्यादा खर्चे करने वाली लड़की है, ये बहुत पैसे मतलब स्पेंड करती है, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें वो परचेज़ करने लग जाती है कि धीरे धीरे लिटगेट का जितना भी बैंक बैलेंस होता है वो घटने लग जाता है। उसके पास पैसे अब ख़त्म हो रहे हैं और धीरे धीरे जो लिटगेट है वो भी अब उधार लेने लग जाएगा, डेट में आ जाएगा, इस तरीके से। अब हम देखते हैं जब इन दोनों के बीच में इतने खर्चे हो रहे हैं, लिटगेट उसे मना करता है खर्च करने के लिए, तो रोजामंड का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं लिटगेट में ख़त्म होने लग जाता है। तो अब ये जो कपल है इन दोनों के बीच में भी कोई कंपैटिबिलिटी बची नहीं है। तो यहाँ पे इतना है। अब इसी टाइम पे स्टोरी एक तरफ और चल रही होती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि डोरोथी जो है और कैज़ोबॉर्न है, इन दोनों की शादी अगर हो चुकी है तो डोरोथी पहले बहुत खुश होती है कि उसे लगता है कि वो अपने हस्बैंड के उस वर्क में उसका साथ देगी, उसके लिए थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल हेल्प बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हमें पता चलता है कि कैज़ोबॉर्न सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी एक वाइफ भी है, वो इमोशनली उसके साथ कभी होता नहीं है, उसका सारा अटेंशन होता है उसके वर्क पे। हम बोलते हैं ना नॉर्मल लाइफ में कि उसने तो अपने वर्क से ही शादी कर लिया, तो वो वैसा काइंड ऑफ पर्सन है जो सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखता है। अब पता चलता है कि कैज़ोबॉर्न और डोरोथिया जो है वो दोनों एक हनीमून पे जाते हैं, और उस हनीमून पे जहाँ डोरोथी को लग रहा होता है कि वो हनीमून बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसकी सारी की सारी उम्मीदें फिर से ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कैज़ोबॉर्न यहाँ पर भी सिर्फ अपने वर्क पे ही फोकस कर रहा है, अपने काम में लगा रहता है, लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ पे पढ़ता रहता है। और यहाँ पे हमें एक बार फिर से पता चलेगा, ये जो इसका कज़न था, ठीक है, विल लैडिस्लो, ये देखता है डोरोथिया को और वो आके यहाँ पे उसे एक विजिट पे करता है। जब कैज़ोबॉर्न देखता है अपनी वाइफ को और अपने कज़न को साथ में, तो उसको जेलसी होती है, वो उसे मना करता है कि वो उससे नहीं मिलेगी अब कभी भी। स्टोरी ऐसे ही चलती है। तो वो जो इनका हनीमून था एक डिजास्ट्रस बन जाता है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं होता है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखोगे कि ये कपल भी अब कहीं पर भी कंपैटिबल नहीं है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, कोई एक दूसरे को समझ नहीं रहा है। तो हमने देखा कि दो कपल हैं, और ये कपल भी और ये कपल भी, दोनों कपल के बीच में कोई भी लव जैसी कोई बात ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो सीलिया थी ना, जिसने शादी करी जेम्स से, ये जेम्स से शादी कर लेती है और ये दोनों हैप्पी हैं, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉवल में सिर्फ एक ही कैरेक्टर अच्छे से रहेगा, जो कपल अच्छे से रहेगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, डोरोथिया के बीच में और लैडिस्लो के बीच में दोस्ती बढ़ती जाती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन किसी ने ओपनली भी एक्सप्रेस नहीं किया है। आगे की कहानी थोड़ी सी और बढ़ेगी, और अब हम देखेंगे कि एक और पर्सन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, जिसका नाम है फेयर ब्रदर। फेयर ब्रदर कौन है? फेयर ब्रदर मिडिल मार्च में ही रहता है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। वो वर्क करता है, जॉब करता है, अपनी मॉम डैड एंड उसकी जो सिस्टर है उनके लिए अर्न कर रहा है, उनका ख्याल रखता है। तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, और ये भी मैरी को पसंद करता है, लेकिन मैरी उससे शादी नहीं करेगी। लास्ट में वो शादी कर लेती है फ्रेड से। और वो फ्रेड से शादी क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है कि फ्रेड एक बार, जो कैलिब गर्थ हैं, ये रेलवे का जो सर्वे होता है ना, रेलवे के लिए जब लाइन बेचने वाली थी, तो ये लैंड का सर्वे कर रहे थे, और कैलिब गर्थ के उस टाइम पे कुछ लोग अटैक कर देते हैं उनके ऊपर, और फ्रेड उनकी हेल्प कर देता है। तो ये तो कोई काम धंधा करता नहीं था, तो कैलिब जो है वो क्या करते हैं, फ्रेड को एक अपने अंडर में वर्क पे रख लेते हैं, और उसके बाद जो मैरी है वो उससे शादी कर लेती है लास्ट में, नॉवल की लास्ट। मतलब कि अब इन दोनों की भी शादी हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि इनकी तो डेथ हो गई थी, है ना, इनकी डेथ हो गई थी, ये इससे शादी कर लेता है। फेयर ब्रदर को रोल अब बचा नहीं है। आगे की स्टोरी को बढ़ाते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि सडनली से एक पर्सन अपीयर होता है मिडिल मार्च में, और उस पर्सन का नाम है बोल्डस्ट्रोड। मैंने इसको ब्लैक इसलिए बनाया है क्योंकि इसका एक ब्लैक सीक्रेट भी है। अब इसका क्या सीक्रेट है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे है, इसका एक बैंक है यहाँ पर, और ये एक हॉस्पिटल भी रन करता है। और उसी हॉस्पिटल में जो हमारे लिटगेट हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं, वो उसी हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या फिर उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं। अब बीच में नॉवल में हमें रेफरेंस मिलते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, और इलेक्शन में जो डोरोथी के अंकल थे वो भी खड़े हो रहे हैं, ऐसा हमें एक रेफरेंस मिलता है। मतलब कि नॉवल में रिफॉर्म वाली बात भी चल रही है, मेडिसिन वाली बात भी चल रही है, रेलवे की यहाँ पे बात चल रही है। तो सारा का सारा बैकग्राउंड है जो कि हिस्टोरिकल इस नॉवल को बना देता है।
अब जो बुलस्टोड है वो और लिडगेट साथ में काम करते एक तरीके से। अब एक और पर्सन की एंट्री होती है और वो पर्सन है रैफल्स। अब रैफल्स कौन है, रैफल्स की कहानी अभी नहीं बताऊंगी, पर रैफल्स यहाँ पर आता है और यहाँ पे आने के बाद वो बुलस्टोड को एक तरीके से उसे ब्लैकमेल करता है। अब वो ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, उसका ऐसा कौन सा डार्क सीक्रेट है जो वो उसे पता है, लेकिन वो उसके चक्कर में उससे पैसे लेना चाहता है। रैफल्स जो है वो आखिर में जाके, ये जो जोशुआ रिक था, मैंने बोला था ना इलेजिटिमेट सन जिसे मिडिल मार्च में कोई नहीं जानता है, ये इससे कुछ पैसे मांगता है क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी तो अभी इसको मिल चुकी थी ना फादर स्टोन की, तो फादर स्टोन की प्रॉपर्टी उसको मिल चुकी थी। रैफल्स उससे पैसे मांगने आता है लेकिन जोशुआ उसे कोई पैसे नहीं देता है। आखिर वो उसे पैसे मांग क्यों रहे, क्योंकि जो रैफल्स है वो कौन है, वो जोशुआ रिक का स्टेप फादर है, इसीलिए वो उसे यहाँ पे पैसे मांगने आया था। अब जब उसको वहाँ पे पैसे नहीं मिलते हैं तो रैफल्स बुलस्टोड से पैसे मांगता है, लेकिन वो भी उसे पैसे नहीं देता है और एक बार लास्ट में आते आते वो उसे कुछ पैसे दे देता है। लेकिन अब थोड़ी सी कहानी हम और आगे देखते हैं। याद है मैंने आपको बोला था कि ये जो रोजमेंट है ये बहुत खर्चे करती है और इसके चक्कर में जो लिडगेट है ये भी उधार में डूबता चला जा रहा था। तो अब हमें पता चलता है कि लिडगेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेट में आ चुका है। इसके ऊपर 100 पाउंड का काफ़ी ज़्यादा इस पर उधार इसने ले लिया है। अब वो उसको कैसे पे करेगा, उसके पास कहीं से भी कोई भी सोर्स नहीं बचे हैं। तो इस टाइम पे ये जो लिडगेट है ये पैसे मांगना स्टार्ट करता है, हालांकि इसे पैसे नहीं मिलते हैं। और इसी टाइम पे ये जो रैफल्स है ना, इसकी ये आता है बुलस्टोड को फिर से डराने के लिए, थ्रेट करने के लिए आता है। लेकिन इस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसने इसके अल्कोहल में पॉइजन होता है, वो इससे इसकी डेथ हो जाती है। अब इस टाइम पे लिडगेट इसको असिस्ट कर रहे होते क्योंकि ये पॉइजन इसके बॉडी में होता है, फिर बीमार हो रखा होता है। लेकिन इसकी डेथ एक नेचुरल डेथ होती है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया था, पॉइजन मतलब कि अल्कोहल की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये इस तरीके से दिखाई जाती है या फिर दिख रही है कि इन दोनों ने मिलके इसको मारा है क्योंकि इसका कोई ना कोई डार्क सीक्रेट था, तो इसीलिए उसने उसको मार दिया है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, वो नेचुरल डेथ मरता है। अब इस टाइम पे जो बुलस्टोड है ये लिडगेट को वो जो पैसे इन्होंने पहले मांगे थे ना 100 या 1000 पाउंड के, वो इसको यहाँ पर पे कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि उसने वो पैसे मांगे थे, लेकिन इस टाइम पे वो इसलिए पे करता है ताकि ये जो रैफल की जो डेथ की बात है ये सबसे छुपाई जा सके। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पूरे मिडल मार्च में ये बात फैल चुकी है क्योंकि इसने ये सीक्रेट और लोगों को भी, एक दो लोगों को बता दिया था। और वो सीक्रेट क्या था, वो सीक्रेट अभी हम बताते हैं, पता चलेगा आपको। तो पूरे मिडल मार्च में इन दोनों को, बुलस्टोड को और लिडगेट को, एक नेगेटिव कैरेक्टर देखा जा रहा है। अब सीक्रेट ऐसा था कि ये जो बुलस्टोड है ना, एक ज़माने में जब ये यंग हुआ करता था, ये जहाँ पे काम करता था, तो उसके मास्टर की डेथ हो जाती है। और उसके मास्टर की डेथ के बाद बुलस्टोड अपने मास्टर की जो विडो थी, उनकी जो वाइफ थी, उनसे शादी कर लेता है। और उनसे शादी करने के बाद पता चलता है कि जो विडो है वो अपनी डॉटर को ढूंढ रही हैं ताकि जितना भी इनहेरिटेंस का पैसा है वो अपनी बेटी को दे सकें। लेकिन ये बुलस्टोड क्या करता है, इस रैफल्स के साथ मिलकर ये बोल देता है कि वो जो डॉटर है वो मिल ही नहीं रही है, वो कहीं उसका पता नहीं चल रहा है। तो अब क्या हुआ, जब डॉटर नहीं है तो सारा पैसा किसको मिलेगा, बुलस्टोड को मिलेगा। हालांकि वो लड़की थी, लेकिन इन्होंने ये बात छुपाई, और इसलिए छुपाई ताकि इसको पैसा मिल सके। और वो लड़की कौन थी, वो लड़की और कोई नहीं थी, विल लैडिस्लो जो है इसकी मदर थी, इसकी मदर थी। ठीक है, तो अब एक तरीके से जो बुलस्टोड है वो लैडिस्लो को उसके जो विल है, वो उसके जो पैसे हैं वो बोलता है कि उसे दे दे, कंपनसेट कर दे, पर वो मना कर देता लेने से। अब इसी टाइम पे, क्योंकि ये नॉवल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सारी तरफ स्टोरियाँ चलती रहती हैं। अब इसी टाइम पे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि जो कैज़ोबॉन है ये काफ़ी ज़्यादा इल हो जाता है। ठीक है, इसकी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और लिडगेट जो है वो इसको जाता है ट्रीट करने के लिए और उसे बताता है कि इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। और मरने से पहले जो है कैज़ोबॉन, इसकी हालत बहुत ख़राब होती है और इसको ये डर है कि इसकी मरने के बाद इसकी जो वाइफ है वो लैडिस्लो से शादी कर लेगी, उसका कज़न याद है ये, उससे शादी कर लेगी। तो वो मरने से पहले डोरथी से बोलता है कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। तो डोरथी बोलती है कि वो उस टाइम पे जवाब नहीं देती है, वो सोचती है कि शायद वो प्रॉमिस मांग रहा होगा कि वो उसकी हेल्प करेगी काम में। अगले दिन वो जाती है ये बोलने के लिए कि हाँ मैं तुम्हारी प्रॉमिस को मानूंगी, लेकिन देखती है कि कैज़ोबॉन जो है वो मर चुका है। अब वो मर तो चुका है, लेकिन इसने अपनी एक विल में कुछ लिखा था। अब वो विल किसके पास आती है, वो विल मिलती है इनको, सीलिया को और जेम्स को और इनके अंकल को। उस विल में लिखा होता है कि उसके मिलने के बाद जो डोरोथी है वो कभी भी विल से शादी नहीं करेगी, विल लैडिस्लो से शादी नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो उसको, मतलब डोरोथिया को एडवर्ड कैज़ोबॉन से कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसका घर नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बात सुनने के बाद डोरोथिया बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि लैडिस्लो को भी पता चलता है कि विल में उसने ऐसा कुछ लिखा था। तो ये सोचते हैं कि अब मैं इंग्लैंड छोड़ दूंगा और या फिर चला जाऊँगा, क्योंकि डोरोथी कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी।
इसी टाइम पे हम देखते हैं कि ये जो रोज़ामेंड थी, मैंने बोला था ना ये बहुत खर्चे करती थी, और जब इसके हस्बैंड ने इसके खर्चों को रोकना शुरू किया तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में बननी ख़त्म हो गई, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। तो अब रोज़ामेंड का अट्रैक्शन कौन है? उसका अट्रैक्शन आ जाता है लैडिस्लो पे। अब जब डोरोथी देखती है कि लैडिस्लो और रोज़ामेंड के बीच में शायद कुछ चल रहा है तो उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर है, तो वो भी साइड हो जाती है। लेकिन बाद में अब हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं, और ये बात उसको क्लियर कर दी जाती है। तो नॉवल ख़त्म होती है हमारी इस बात से, जब हमें पता चलता है कि डोरोथिया है उसने अपने सारे ही इनहेरिटेंस को, मतलब कैज़ोबॉन्ड की पैसे को, उसके घर को, उसके स्टेट को, सब कुछ छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए ताकि वो लैडिस्लो से शादी कर सके। तो नॉवल ख़त्म होती है जब हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, ये दोनों पेरिस जाके शिफ्ट हो गए हैं, ये दोनों एक अच्छे कपल हैं, हैप्पी कपल हैं। इन दोनों का पता चलता है कि ये बहुत खर्चे थे, बहुत डेट में थे, तो जो लिटगेट है इनकी डेथ हो जाती है 50 ईयर्स पे ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेट में आ चुके थे, उधारी इनके ऊपर बढ़ती जा चुकी थी। और इनकी पहले फिर डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। और फ्रेड और मैरी जो हैं ये भी एक कपल हैं, मतलब इन दोनों की भी शादी हो रखी है। तो यहाँ पे जो नॉवल है वो ख़त्म होती है, तो आप देखो कि कोई भी कपल जो है वो हैप्पी नहीं है लास्ट तक। एक ये कपल था हैप्पी था, एक लास्ट में डोरोथी का कपल हैप्पी बन जाता है। तो नॉवल में एक तरीके से जो जॉर्ज एलियट हैं वो ये शो कर रही हैं कि सारे जो कपल हैं, जितने भी दिखाया जाता है कि मैरिज को रोमांटिसाइज कर रखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जैसे उस टाइम पे लिखी जा रही थी नॉवेल्स, विक्टोरियन टाइम पे नॉवेल्स विमेन लिख रही थी, तो ये नॉवल उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट में थी। और क्योंकि एक विक्टोरियन एरा की नॉवल है तो बहुत सारे कैरेक्टर होना इसमें एक आम बात है। चाहे आप चार्ल्स डिकेंस पढ़ लो, थॉमस हार्डी पढ़ लो, सब में बहुत सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नॉवल खत्म होती है। आई होप कि आपको नॉवल समझ में आई होगी। इस वीडियो को 2 बार देखना ताकि नॉवल अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।